फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम थी, लाइक कौन सा डेटा याद करें, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर बहुत बड़ा है और हर चीज़ लाइक लगता है कि रटनी पड़ेगी। लेकिन अब हमें कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ को हम ईजिली समझ के लॉजिकली करने वाले हैं, जिससे कि कुछ भी रटेंगे नहीं और अपने आप ही हमारे माइंड में न्यू पॉइंट्स आएंगे। सो आज हम स्टार्ट करेंगे इसका फर्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा क्या है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। कि जब हमारा कंट्री जो है वो इंडिपेंडेंस आज़ादी की तरफ जा रहा था, आज़ादी उस टाइम पे हमारी इंडियन इकोनॉमी की क्या सिचुएशन थी। इंडियन इकोनॉमी में बेसिकली हम क्या देखते हैं, हर सेक्टर को देखते हैं। प्राइमरी सेक्टर कैसा था, सेकेंडरी कैसा था, टर्शरी सेक्टर कैसा था, पॉवर्टी क्या कंडीशन में थी, अनएम्प्लॉयमेंट क्या था, वो सब हम लोग देखने वाले हैं कि हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी जब हमारी इंडिपेंडेंस हो रही थी। तो बहुत सारे बच्चे अगेन कंफ्यूजन, कहाँ से डेटा याद करें, इतने सारे पॉइंट्स कहाँ से लाएं। लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम बिल्कुल लॉजिकली करेंगे। तो चैप्टर पे जाने से पहले सबसे पहले एक छोटी सी हम स्टोरी सुनते हैं, जिसमें मज़ा आने वाला है और पूरा के पूरा चैप्टर हमारा उसी में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पूरे चैप्टर में बस वही है, उसको इलेबोरेट करके। और रही बात नोट्स की, तो मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स वीडियो के आपको लिंक में प्लस डिस्क्रिप्शन में और साथ में कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा गूगल ड्राइव का, वहाँ पे जाके नोट्स ले सकते हैं, या फिर मेरा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला टेलीग्राम चैनल है वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी नोट्स अपलोड हो जाएंगे। सो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला अगेन वही छोटी सी स्टोरी करने वाले हम लोग की क्या हुआ था। देखो, पहले हम कंडीशन देखते हैं कि जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए ही नहीं थे, तब हम लोग कैसे थे, कैसी ज़िंदगी जी रहे थे हम लोग। ठीक है, तो जब हमारी कंट्री के अंदर ब्रिटिशर्स आए ही नहीं थे, तो इंडिया बहुत ज़्यादा रिच था। आपने सुना भी होगा हमारी फैमिली वालों से कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया इसलिए तो कहेंगे क्योंकि हमारे पास पैसा बहुत था। तो उस टाइम पे जो हमारी कंट्री थी पूरी तरह सेल्फ सफिशिएंट थी, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे। हमारे बल्कि एक्सपोर्ट चलते थे, इम्पोर्ट तो हमें करना भी नहीं पड़ता था, इतने ज़्यादा हम लोग रिच क्लास के लोग थे। तो हमारे जो फार्मर्स थे हमारे कंट्री के, वो सेल्फ सफिशिएंट थे। दूसरा, बिल्कुल प्रोस्पेरस थे, समृद्ध थे, किसी चीज़ की उन्हें ज़रूरत ही नहीं थी, बाहर से कुछ लाना ही नहीं पड़ता, अपने आप में ही पूरी तरह से अच्छे थे, प्रोस्पेरस, सेल्फ सफिशिएंट, अच्छे से लाइफ जी रहे थे। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमारे साथ क्या होता है वो अब हम देखेंगे। साथ में हमारा इंडिया का हैंडीक्राफ्ट बहुत फेमस था। हैंडीक्राफ्ट का मतलब होता है जो हाथ से काम किया जाता है। आपने देखा होगा कि आज भी अगर आप किसी एरिया में जाए, जैसे राजस्थान साइड, तो वो हाथ मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते हैं, या फिर जो उनके कपड़े वगैरह होते हैं वो लोग हाथ से ही बुनना फेवर करते हैं, पसंद करते हैं उन चीज़ों को। तो वो हैंडीक्राफ्ट बहुत फेमस था, मतलब कि हाथ से किया गया जो काम होता था वो बहुत फेमस था। राजा महाराजा लोग उनको बहुत पैट्रोनाइज करते थे, बहुत अच्छे से उनको वैल्यू देते थे। राजा महाराजा तो फॉलो ही हैंडीक्राफ्ट को करते थे, वो मशीनरी वाले सामान को लेते ही नहीं थे। और हैंडीक्राफ्ट काफ़ी महंगा भी बिकता था, और हमारे कंट्री के लोग हैंडीक्राफ्ट बनाने में स्पेशलाइज थे। मतलब आप सोच सकते हो वो कितना कमा रहे थे, कितनी अच्छी हमारी लाइफ चल रही थी उस टाइम पे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे जो हैंडीक्राफ्ट थे वो विदेशों में भी जा रहे थे, फॉरेन कंट्रीज़ में भी पैटर्नाइज होते थे। फॉरेन कंट्रीज़ भी हमारी हैंडीक्राफ्ट की इतनी वैल्यू करती थी, इतना हमारा एक्सपोर्ट होता था हैंडीक्राफ्ट का भी। तो हमारा क्या, एग्रीकल्चर पूरी तरह से मस्त था। उसके बाद बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारा हैंडीक्राफ्ट सबसे अच्छा था। और सेकेंडरी सेक्टर मतलब कि ट्रेड वगैरह, तो ट्रेड हमारा, मैंने आपको बताया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो चाहे हैंडीक्राफ्ट हो, हम कितना अच्छे से एक्सपोर्ट कर रहे थे, हमें इम्पोर्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। ये सिचुएशन थी जब हमारा कंट्री एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहा था। प्लस हम लोग जो फार्मिंग भी करते थे ना एग्रीकल्चर में, उसको कमर्शलाइज्ड वे में नहीं करते थे। हमारे लाइक कंट्री का एक बिलीव था कि फार्मिंग जो है वो कमर्शलाइजेशन के लिए नहीं होती, वो लोगों का पेट भरने के लिए, सेल्फ सफिशिएंसी के लिए होती है। जैसे अगर आज भी अगर आप कुछ जो गांव विलेजेस है जो पुराने कस्टम्स में बिलीव रखते हैं, वो लोग मिल्क वगैरह सेल भी नहीं करते, आप देखोगे, क्योंकि उनका ये मानना है कि वो फ्री में दे देंगे लेकिन सेल नहीं करेंगे। तो उस टाइम पे हमारी सेल्फ सफिशिएंसी भी थी। वो लोग भले ही कमर्शलाइज नहीं करते थे, लेकिन किसी चीज़ की कमी नहीं थी, हर बंदे पास हर चीज़ थी। फिर उसके बाद जब ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमारी कंट्री की सिचुएशन क्या हुई, ऑब्वियस ही बात है, ब्रिटिशर्स आए ही किस लिए थे, क्योंकि हमारी कंट्री काफ़ी रिच थी। तो उसको ख़त्म करने के लिए, उसकी रिचनेस को ख़त्म करके, वो अपनी कंट्री को फ़ायदा उठवाने के लिए, हमारे कंट्री को एक्सप्लॉइट करके अपने कंट्री के बेनिफिट के लिए ही वो यहाँ आए थे। तभी तो आए, नहीं तो ऐसे कोई किसी देश को, अगर हम पहले से ही गरीब होते तो वो हमको कॉलोनी बनाते ही क्यों। हम अमीर थे तभी तो वो यहाँ आए, हमको लूटने के लिए आप कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ब्रिटिशर्स इंडिया में हमारे आते हैं तो बहुत सारे काम शुरू हो जाते हैं। लाइक आप देखोगे कि
एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर धीरे धीरे हम लोग पूरी तरह खत्म होने लगते हैं। ब्रिटिशर्स का मेन एम क्या था कि इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करके किसको फायदा पहुंचाना, ब्रिटिश इंडिया को फायदा बनाना। जहां हमारी कंट्री पूरी तरह से प्रोस्पेरस थी, हमारे पास इतना सब कुछ था, इतने नेचुरल रिसोर्स थे, इतना रॉ मटेरियल था कि खत्म ही नहीं हो सकता था। तो ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को पूरी तरह एक फीडर इकोनॉमी बना के रख दिया। फीडर इकोनॉमी क्या होता है कि वो लोग हमारा जो कंट्री के अंदर रॉ मटेरियल था, वो उस रॉ मटेरियल को कहाँ ले जाते हैं, अपने ब्रिटिश इंडिया में, और ब्रिटिश इंडिया से उस रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बना के कहाँ लाते हैं, इंडिया में। क्योंकि रॉ मटेरियल जाता है सस्ता, फिनिश गुड कैसा आता है, महंगा। तो वो सस्ती चीज़ तो अपने कंट्री में ले जाते थे, वहाँ पे उसको फिनिश गुड्स बना के वापस हमारे कंट्री में फिनिश गुड्स बेचते थे। मतलब वो हमारे रॉ मटेरियल को उठा के ब्रिटिश इंडिया में लेके जा रहे थे। ये सिचुएशन हमारी हो चुकी थी उस टाइम पे। मतलब हमारी इकोनॉमी को कैसी इकोनॉमी बना दिया गया, फीडर इकोनॉमी। फिर बात आती है कि उन्होंने हमें एक्सप्लॉइट करना था। अगर आपने किसी भी कंट्री को अपनी कॉलोनी बनाना है, खुद सोच के देखो, आपने किसी पे राज करना है तो आप राज किसी पे कैसे कर सकते हो कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन को तबाह कर दो, यही तरीका है। और इकोनॉमिक सेक्टर हमारे बेसिकली कौन से होते हैं, 3, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो यही उनकी थ्योरी थी कि उन्होंने हमारे तीनों सेक्टर्स को धीरे धीरे करके क्या किया, एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का एक्सप्लॉइटेशन हुआ, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का। टर्शरी सेक्टर उस टाइम हमारा बैंकिंग वगैरह तो था ही कहाँ, ठीक है। टर्शरी में क्या होता है, बैंकिंग, ट्रेड, कम्युनिकेशंस के जो मीन्स होते हैं वो सब, लेकिन वो इतना डेवलप था ही नहीं। हमारा डेवलप क्या था टर्शरी सेक्टर में, जो था इंटरनेशनल ट्रेड। तो उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड को भी एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। तो हमारे तीनों सेक्टर्स को धीरे धीरे करना शुरू किया, जो था एग्रीकल्चर सेक्टर, देन हमारा क्या था इंडस्ट्रियल सेक्टर, और फिर हमारा क्या था इंटरनेशनल ट्रेड। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, देखो पहले जो हमारे कंट्री में क्या थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे, राजा महाराजा थे, उनके नीचे जो लोग काम करते थे लैंडलॉर्ड्स, वो लोग क्या करते थे, रेंट पे देते थे जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं होती थी उनको। जैसे मैं ज़मींदार हूँ, मैंने किसी को रेंट पे अपनी मेरे पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, मैंने छोटे छोटे फार्मर्स को रेंट पे दे दी, वो वहाँ रेंट पे उस पर काम करते थे, क्रॉप का प्रोडक्शन करते थे। प्रोडक्शन होने के बाद या तो मैं उनको कुछ वेज सैलरी देती थी या फिर उसी क्रॉप में से कुछ हिस्सा। लेकिन उस टाइम में मतलब दोनों के बीच में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होता था। टिलर ऑफ द सॉइल मतलब जो लोग काम कर रहे हैं, प्लस ओनर ऑफ द सॉइल्स के अंदर जो लोग जिन लोगों की अंडर है वो ज़मीन, ठीक है। तो बहुत अच्छा चल रहा था, उनके रिलेशंस काफ़ी अच्छे थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं तो क्या हुआ, उन्होंने ज़मींदारों को अपनी साइड कर लिया। उन्होंने उनके माइंड में जो है प्रॉफिट मोटिव को घुसाया। कैसे, उन्होंने क्या कहा, ज़मींदारों को बना दिया उन्होंने ओनर ऑफ द सॉइल, ठीक है। वो तो पहले से ही थे, बना क्या दिया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, ज़मींदार, उनको नाम दे दिया। लैंडलॉर्ड्स जो थे बड़े बड़े, उनको क्या नाम दिया, ज़मींदार, और उनको बोला कि भाई तुम हो ओनर ऑफ द सॉइल। और फिर उन्होंने क्या बोला कि जो जमींदार हो, भाई तुम जमींदार हो, हमने तुमको अपॉइंट किया, तुम ओनर ऑफ द सॉइल हो, तुम ओनर ऑफ द लैंड हो, तुम्हें क्या करना है, हमको एक फिक्स अमाउंट ऑफ रिवेन्यू देना है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि जमींदार हैव टू पे अ फिक्स अमाउंट ऑफ रिवेन्यू टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को जमींदार को एक फिक्स अमाउंट ऑफ रिवेन्यू देना पड़ता था। लेकिन अब जमींदार वो फिक्स अमाउंट ऑफ रिवेन्यू कहाँ से लाएंगे, ऑब्वियस सी बात है टिलर से, जिनको वो रेंट पे दे रहे हैं अपनी जमीन, उनसे लेंगे। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या बोला कि तुम जितना मर्जी चाहे टिलर ऑफ द सॉइल से रेंट ले सकते हो, हमें तुम्हें फिक्स देना है। मतलब कि गवर्नमेंट को जमींदारों ने फिक्स अमाउंट देना था, लेकिन जमींदार जितना चाहे वो किससे ले सकते थे, टिलर ऑफ द सॉइल से। तो इस तरह से पूरी तरह क्या हुआ, हमारे एक्सप्लॉयटेशन हो गया किसका, टिलर्स ऑफ द सॉइल्स का। वो अपनी लाइफ ही मुश्किल से जी पा रहे थे, उनको मुश्किल से 2 टाइम का खाना मिल रहा था। दे वर लाइक हार्डली लिविंग देयर लाइफ, वो अपनी जिंदगी का गुजारा ही मुश्किल से कर रहे थे। जबकि जो जमींदार थे वो एक लग्जरियस लाइफ जी रहे थे। जमींदार के पास कैसी लाइफ आ गई थी, लग्जरियस लाइफ। तो इस तरह हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर धीरे धीरे करके उन्होंने खत्म कर दिया। प्लस उन्होंने क्या कहा कि जो बचे कुचे लाइक फार्मर्स थे, टेनेंट्स थे, उनको उन्होंने कमर्शियलाइजेशन, जबरदस्ती कमर्शियलाइजेशन की तरफ लेके गए, और हम ऐसे कमर्शियलाइजेशन की तरफ चले कि हमारी सेल्फ सफिशिएंसी ही खत्म हो गई। मतलब हमें वो कमर्शियलाइजेशन की तरफ लेके जा रहे थे, लेकिन वो इस तरह लेके जाते फोर्स करके कि अब हम सेल्फ सफिशिएंट तक नहीं बचे थे, और इस तरह हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का पूरी तरह कल्याण, मतलब कि अच्छा नहीं रहा। उसके बाद बात आती है हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर को उन्होंने किस तरह से किया, देखो इंडस्ट्रियल जो सेक्टर था हमारा,
ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमारा फेमस था भाई हैंडीक्राफ्ट, हाथ से किया हुआ काम, ठीक है। वो हैंडीक्राफ्ट हमारा खुद के कंट्री में भी फेमस था, प्लस हमारा बाहर के कंट्री में भी फेमस था। बाहर की जो कंट्रीज थे, फॉरेन कंट्रीज थे, हमारे हैंडीक्राफ्ट को इतना पसंद करते थे कि वो पूरा हैंडीक्राफ्ट इंडिया से ही मंगवाते थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हैंडीक्राफ्ट को भाई उन्होंने ख़त्म करना था। अपने कंट्री की तो भी उन्होंने डिमांड करा, मतलब जो हमारे देश के लोग हैंडीक्राफ्ट बना रहे थे और हमारे राजा महाराजा खरीदते थे या हमारे कंट्री के कुछ लोग खरीदते थे उस हैंडीक्राफ्ट को, उन्होंने उसको भी ख़त्म करना था। प्लस उन्होंने जो बाहर जा रहा था हमारा उसको भी, अब देखो बाहर अगर जाने से बचाना है हमारे हैंडीक्राफ्ट को, हमारा एक्सपोर्ट अगर उन्होंने बर्बाद करना है, तो भाई एक ही रास्ता है कि हमारे हैंडीक्राफ्ट पे उन्होंने क्या लगा दिया, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। मतलब इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया हमारे हैंडीक्राफ्ट के कि अगर हम अपने हैंडीक्राफ्ट को अपने देश से बाहर बेचने के लिए ले जाते हैं तो उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी इतनी थी, इतनी ज़्यादा लगा दी गई कि वो हैंडीक्राफ्ट बहुत महंगा हो गया। और फॉरेन कंट्रीज़ ने इतना महंगा वैसे ही कौन लेगा भाई, तो उन्होंने लिया नहीं और हमारा हैंडीक्राफ्ट इंटरनेशनली तो ऐसे खराब हो गया। कैसे खराब हुआ, क्या हुआ, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई, एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन दी हैंडीक्राफ्ट, हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी आई मस्ट से, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटी। फिर बात आती है कि हमारे कंट्री के उन्होंने कैसे ख़त्म किया, लाइक हमारे कंट्री में जो हमारा हैंडीक्राफ्ट बिक रहा था उसको कैसे ख़त्म किया। देखो हमारे कंट्री में मान लो हैंडीक्राफ्ट का कोई एक सामान है वो 50 का बिक रहा है, अगर ब्रिटिशर्स वही सामान हमारी कंट्री के अंदर क्या ले आए, 20 रुपये में ले आए, तो आप खुद सोचो लोग कौन सा खरीदेंगे, 50 वाला 20 वाला, ऑब्वियसली 20 वाला। तो ऐसे ही क्या किया ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश इंडिया से फिनिश गुड्स मंगवाए मशीनों के बने हुए, जो कि हमारे गुड्स से क्या थे, सस्ते थे। और इस तरह उन्होंने हमारी पूरी के पूरे हैंडीक्राफ्ट की डोमेस्टिक सेल को भी खत्म करके रख दिया। उन्होंने क्या किया, जीरो इंपोर्ट ड्यूटी कर दी थी, जीरो इंपोर्ट ड्यूटी ऑन ब्रिटिश प्रोडक्ट्स, कि जो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स थे जो इंडिया में आ रहे थे, जो इंडिया में इंपोर्ट हो रहे थे ब्रिटिश प्रोडक्ट्स, उन पे इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी जीरो। मतलब कि वो प्रोडक्ट अब हमारे खुद के प्रोडक्ट से भी सस्ते होते थे, तो लोगों ने सस्ती चीज़ प्रेफर की, महंगी छोड़ दी। तो इस तरह हमारा हैंडीक्राफ्ट अगेन खत्म हो गया। फिर बात आती है कि इंटरनेशनल ट्रेड को कैसे उन्होंने अफेक्ट किया। जब हम सोने की चिड़िया थे, मतलब कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले, उस टाइम पे हमारा मतलब कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या था कि हम रॉ मटेरियल जो था, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते थे और फिनिश गुड्स का एक्सपोर्ट करते थे। फिनिश गुड्स हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट। हम ज़्यादा से ज़्यादा फिनिश गुड्स क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते। हम रॉ मटेरियल नहीं बेचते थे बाहर ना, हम रॉ मटेरियल से सामान बना के फिनिश गुड्स का एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इसका उल्टा किया। उन्होंने क्या किया, हमारे रॉ मटेरियल का तो क्या कर लिया, एक्सपोर्ट। कहाँ ले जाते थे वो, ब्रिटिश इंडिया में। उन्होंने क्या किया, जीरो एक्सपोर्ट ड्यूटी तो कर दी, किस चीज़ पे, जीरो एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन द रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होगा तो जीरो एक्सपोर्ट है। और फिनिश गुड्स के इंपोर्ट पे, यानी कि जो ब्रिटिश इंडिया से हमारे देश में जो फिनिश गुड्स आ रहे थे, ठीक है, यानी ब्रिटिश इंडिया से हमारे कंट्री के अंदर फिनिश गुड्स आ रहे थे, उन पे क्या कर दिया, इंपोर्ट ड्यूटी जो लगनी चाहिए थी, जो टैक्स लगना चाहिए था, वो बिल्कुल जीरो हो गया। तो जीरो एक्सपोर्ट ड्यूटी करी किस पे, रॉ मटेरियल पे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल लेके जा सके, एक्सपोर्ट कर सके, और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश के फिनिश गुड्स हमारे देश में ला सके। इसलिए उन्होंने जीरो इंपोर्ट ड्यूटी कर दी, किस चीज़ के ऊपर, फिनिश गुड्स के ऊपर। तो इस तरह हमारे तीनों के तीनों सेक्टर जो है वो पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे, ख़त्म हो चुके थे। ये कंडीशन हुई हमारी ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमारी इंडियन इकोनॉमी की। अब अगर हम बात करें कि ये तो चलो ठीक है, हमारी इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन हो गई, ठीक है, ये एक स्टोरी थी अभी के लिए, क्योंकि ये हमारा बेसिक था। अगर आपको ये क्लियर हो गया ना, तो पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप यूँ 1 मिनट के अंदर सारे के सारे पॉइंट्स खुद से लिख दोगे, लॉजिकली लिख दोगे, बिना बुक का, लाइक बिना बुक को पढ़े, बिना रटे या कुछ भी कह सकते हो। फिर अब देखो, अगर किसी कंट्री का पूरा के पूरा 3 सेक्टर होते हैं हर देश के, अगर उस देश के तीनों सेक्टर बर्बाद हो चुके हैं, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, कोई भी कंट्री हो, खुद सोच के देखो, अगर किसी कंट्री के इकोनॉमिक कंडीशन ही बेकार हो चुकी है, उसके तीनों सेक्टर बर्बाद हो चुके हैं, क्या उस कंट्री में कुछ बचेगा? जीडीपी नाम की कोई चीज़ होगी? ऑब्वियसली नहीं होने वाली। ग्रोथ क्या होगी? जीरो के बराबर होगी ऑलमोस्ट। जिस कंट्री के अंदर ग्रोथ ही नहीं है, ठीक है, जिस कंट्री के अंदर ग्रोथ ही नहीं है, वहाँ पर आप खुद सोच के बताओ क्या
कैपिटल फॉर्मेशन, आउटपुट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ भी होने वाला है, क्योंकि अगर ग्रोथ होती है तभी तो कैपिटल फॉर्मेशन होगा, ग्रोथ होगी तभी तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, ग्रोथ होगी तभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। जब ग्रोथ ही नहीं है तो काहे का इंफ्रास्ट्रक्चर, कहाँ से कैपिटल फॉर्मेशन और कहाँ से कुछ भी। लोगों पास कैसे होंगे, लोग गरीब होंगे अमीर, जिस कंट्री के तीनों सेक्टर बर्बाद हो चुके हैं, ऑब्वियस सी बात है, लोग कैसे होंगे, गरीब होंगे, लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, काम ही नहीं होगा उनके पास करने के लिए, क्योंकि कोई काम बचा ही तो नहीं है, ना एग्रीकल्चर में कुछ बचा, ना इंटरनेशनल ट्रेड में कुछ बचा, ना ही हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ बचा। फिर और क्या हो सकता है, क्या हमारी कंट्री डेवलप्ड नेशन होगी, अंडर डेवलप्ड होगी या डेवलपिंग होगी? ऑब्वियस सी बात है अंडर डेवलप्ड। आज हम डेवलपिंग है, मतलब हम डेवलपमेंट के रास्ते पे जा रहे हैं, लेकिन उस टाइम हम क्या थे, अंडर डेवलप्ड हो चुके थे, हम कहीं बस रुक चुके थे, एक तरह से हमारी इकोनॉमी बंद हो चुकी थी ग्रो करनी, ये सिचुएशन हमारी क्रिएट हो चुकी थी, ठीक है। और हम किसके अंडर में आ चुके थे, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के अंडर में, पूरी तरह हम कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के अंदर में थे, ये सिचुएशन हो चुकी थी हमारी इंडियन इकोनॉमी की। बस अब करना क्या है, अब आपका जो फर्स्ट टॉपिक आपकी बुक में आता है वो क्या आता है कि सबसे पहले तो आपको थोड़ा बुक में दिया, मैंने TR जैन को फॉलो किया, प्रेफरेंस है कि आप भी वही फॉलो करें, लेंथी है बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वहीं से आने वाले हैं, ठीक है। क्या होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर पे को उन्होंने कैसे बर्बाद किया, आगे जमींदारी सिस्टम, जमींदार्स वर मेड एज अ ओनर ऑफ द लैंड, जमींदार्स को ओनर ऑफ द सॉइल बना दिया गया था, ओनर ऑफ द लैंड बना दिया गया था। एंड जमींदार्स हैव टू पे अ फिक्स अमाउंट ऑफ रिवेन्यू टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जमींदार्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक फिक्स अमाउंट ऑफ रिवेन्यू देना पड़ता था। एंड जमींदार्स वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच फ्रॉम द टिलर्स ऑफ द सॉइल, जमींदार्स को छूट थी, तुम जितना मर्जी चाहे उतना वसूलो टिलर्स ऑफ द सॉइल से या टेनेंट से, यानी कि जिनको तुम रेंट पे देते हो, मतलब तुम कमाओ मजे करो। तो इस तरह से क्या हुआ कि जमींदार्स वर लिविंग अ लग्जरियस लाइफ, और जो टिलर्स ऑफ द सॉइल थे उनको मुश्किल से 2 वक्त का गुजारा भी नहीं मिला था। तो ये सब जो चीज़ें हैं डिटेल में, मतलब की पॉइंट्स में छोटे छोटे मैंने अपने नोट्स में दिए हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा वहाँ पे जाके नोट्स ले लेना। फिर उन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्या किया, अगेन हैंडीक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय किया, हमारे इंटरनेशनल हैंडीक्राफ्ट को कैसे डिस्ट्रॉय किया, हमारी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा के, हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन दी हैंडीक्राफ्ट्स और जीरो इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन दी फिनिश गुड्स फ्रॉम दी ब्रिटेन, उन ब्रिटेन से आने वाले गुड्स पे उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई नहीं, जबकि जो हम हैंडीक्राफ्ट बाहर भेज रहे थे उन पे एक्सपोर्ट ड्यूटी भर के लगा दी। ट्रेड को कैसे खत्म किया, टैरिफ बैरियर्स का यूज करके, टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं, अगेन ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी। कैसे खत्म किया, रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट पे जीरो एक्सपोर्ट और फिनिश गुड्स के इम्पोर्ट पे जीरो इम्पोर्ट, और इस तरह से इंडस्ट्रियल सेक्टर भी खत्म। तो अब मैंने जैसे कि बताया था कि जब एक कंट्री पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है तो उसकी इकोनॉमी रुक जाएगी, वो अंडर डेवलप्ड कंट्री हो जाएगी, कोई कैपिटल फॉर्मेशन नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बचेगा, गरीबी भर के होगी, कॉलोनियल्स के हम वैसे ही अंडर में है, ब्रिटिशर्स के अंडर में है, अनएम्प्लॉयमेंट तो ऑब्वियस ही बात है होगी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जस्ट कुछ भी नहीं होगा, पर कैपिटा इनकम लोगों की कुछ भी नहीं होने वाली। और वही जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी की फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि हमारी इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन बताओ, फीचर बताओ ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे, मतलब कि आज़ादी के टाइम पे। तो कैसी थी हमारी इकोनॉमी, फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा स्टैग्नेंट इकोनॉमी, मीन्स रुकी हुई इकोनॉमी, जिस इकोनॉमी में कोई ग्रोथ ही ना हो। स्टैग्नेंट इकोनॉमी मीन्स नॉमिनल ग्रोथ, नेग्लिजिबल ग्रोथ, ठीक है, या नो ग्रोथ। क्या होता है स्टैग्नेंट, देयर इज नो ग्रोथ इन द इकोनॉमी और देयर इज ओनली नेग्लिजिबल ग्रोथ। और हमारी इकोनॉमी में उस टाइम पे ग्रोथ रेट थी 0.5%। इमेजिन कर सकते हो 1% भी ग्रोथ रेट नहीं थी, कैसी थी 0.5। द ग्रोथ रेट ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी वाज 0.5, ठीक है। ये डेटा कंपल्शन नहीं है, आपसे एमसीक्यू में नहीं पूछेगा कि कितनी ग्रोथ रेट थी, लेकिन अगर आपको अपना आंसर इंप्रेसिव बनाना है तो आप लिख सकते हो। इसमें है क्या, हमको पता है कि अंग्रेज छोड़ के गए थे, 1% भी ग्रोथ नहीं थी, तो ऑब्वियसली पता है 0.5 हाफ ग्रोथ थी हमारी, ठीक है। हम लोग कैसे थे, इतने सारे फेमाइंस आ चुके थे, एपिडेमिक्स आ चुकी थी उस टाइम में हमारी कंट्री में, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारी केयर ही नहीं की। फेमाइंस हो चुके, एपिडेमिक्स हो चुके थे हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री पूरी तरह से ग्रोथ तो रुकी गई थी, ये सब प्लस में पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, सब कुछ था, ठीक है। तो हम स्टैग्नेंट इकोनॉमी में क्या मेंशन कर सकते हैं कि हमारी ग्रोथ रेट 0.5 थी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, नेग्लिजिबल ग्रोथ।
और at that time our economy was hit by the famines as well as epidemics, और पॉवर्टी वॉज इंक्रीजिंग डे बाई डे। रोज हमारी पॉवर्टी इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी, पीपल वर हैविंग द लो इकोनॉमिक या लो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ देयर लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ उनका बिल्कुल जीरो हो चुका था, लो हो चुका था। फिर बात आती है हमारी बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी का वही मतलब है, मतलब कि अंडर डेवलप्ड कंट्री, मतलब जहाँ पे हमारी डेवलपमेंट है ही नहीं। तो हम अंडर डेवलप्ड कंट्री कैसे शो करेंगे कि हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी है। हमारी पर कैपिटा इनकम थी उस टाइम पे 230, हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी थी 230। अगेन पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट तो थी ही थी, ठीक है। फिर हमारा बात आती है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। हम लोग एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों में पूरी तरह बैकवर्ड हो चुके थे। आप इसको अलग अलग भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइक एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, नेक्स्ट पॉइंट अब बता सकते हैं इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस कैसे आई हमारी कंट्री में? एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस वॉज ड्यू टू दी जमींदारी सिस्टम। कैसे आई? जमींदारी सिस्टम के थ्रू। जमींदार्स एक्सप्लॉइटेड द टिलर्स ऑफ द सॉइल एज मच एज दे कैन। उन्होंने टिलर्स ऑफ द सॉइल को इतना एक्सप्लॉइट किया जितना वो कर सकते थे, और जिसकी वजह से टिलर्स ऑफ द सॉइल वर बेयरली हैविंग अ 2 meals a day। मतलब कि उनके पास 2 टाइम खाने के लिए खाना भी नहीं था टिलर्स ऑफ द सॉइल का। वाइल द, जबकि जो हमारे कौन थे जमींदार्स, वाइल द जमींदार्स वर लिविंग अ लग्जरियस लाइफ, कि जमींदार जो थे वो इतनी लग्जरियस लाइफ जी रहे थे। फिर आती है हमारी इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस वॉज ड्यू टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट। हमारा हैंडीक्राफ्ट बर्बाद हो चुका था, इसीलिए हम क्या थे, इंडस्ट्रियल की फॉर्म में बैकवर्ड थे। हैंडीक्राफ्ट को कैसे बर्बाद किया, मैंने अभी ऊपर बताया कि अगर हमारे हैंडीक्राफ्ट के एक्सपोर्ट पे उन्होंने क्या लगा दी, बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ लगा दी, और वहाँ ब्रिटिश इंडिया से जो हमारे कंट्री में बिकने के लिए सामान आएगा वो कर दिया इम्पोर्ट फ्री, और इस तरह उन्होंने हमारी इंडस्ट्रियल को भी बैकवर्ड कर दिया। पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट वॉज एक्सेसिवली राइजिंग इन आवर कंट्री। लोगों के पास काम नहीं था, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं था, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। लो कैपिटल फॉर्मेशन एंड लोअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वही पॉइंट्स है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब एक कंट्री के तीनों सेक्टर बर्बाद हो जाए तो उसकी क्या हालत होगी, आपको दिखी रही है। मैंने पहले भी बताया था, अब देखो कुछ भी रटना नहीं पड़ा, वही पॉइंट्स हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें मिलेगा ही नहीं। कैपिटल फॉर्मेशन ऑब्वियस ही बात है, जब किसी कंट्री में ग्रोथ ही नहीं है तो कैपिटल फॉर्मेशन कहाँ से होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से होगा। कैपिटल फॉर्मेशन वॉज लो इन आवर कंट्री बिकॉज ऑफ द लो ग्रोथ थी, इसलिए हमारी कैपिटल फॉर्मेशन बहुत कम थी। एंड टॉकिंग अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर वॉज नो इंफ्रास्ट्रक्चर इन एनी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ना प्राइमरी सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना सेकेंडरी में, ना टर्शरी में। देयर वॉज नो बैंकिंग सेक्टर, नो कम्युनिकेशन मेथड्स, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, देयर वॉज नो इरीगेशन फैसिलिटीज इन आर कंट्री। तो आप सोच सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो था ही नहीं हमारी कंट्री का। फिर कॉलोनियल इकोनॉमी, जो कि मैंने बताया कि हम पूरी तरह से किसके अंडर हो चुके थे, कॉलोनियल्स के, हम ब्रिटिशर्स के अंडर आ चुके थे। हमारी इकोनॉमी कैसी थी, कॉलोनियल इकोनॉमी हो चुकी थी। एक पूरी तरह से बर्बाद इकोनॉमी, एक पूरी तरह से एक्सप्लॉयटेड इकोनॉमी हो चुकी थी, जो कि एक स्लेवरी वाली कंडीशन में चल रही थी। थर्ड चीज़ क्या थी, अब देखो वो हमारे रॉ मटेरियल लेके जा रहे थे, हमें कुछ बनाने नहीं दे रहे। रॉ मटेरियल अपने देश में ले गए, वहाँ से भेजने हैं फिनिश गुड्स। अब भाई हमें जिंदा रहने के लिए उनके फिनिश गुड्स चाहिए, ठीक है। फिनिश गुड्स तो ब्रिटेन से आने वाले हैं, तो हमें किस पे डिपेंडेंट है, हम लोग ब्रिटेन पे। तो वहाँ